कहा जाता है क्योंकि ये वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली रेस्ट में होते हैं, वो किसी भी सूरत में वाइब्रेट नहीं करते। तो आप कह सकते हैं कि ये वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सब के सब वाइब्रेट नहीं करते। कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रेस्ट में होते हैं, तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स मीडियम के ऐसे होंगे जो रेस्ट में रहेंगे। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे बनती है। पहले हम इनकी मैथमेटिक्स या इसकी बुनियादी पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं कि ये कैसे या किस तरह से पैदा होती है। ठीक है, लैपटॉप बुरा है। तो देखिए, अब हम इसको करते हैं, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, अब इसमें ये होता है कि सपोज करें, अब ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये वेव हमेशा पैदा होती है दो वेव्स की कॉम्बिनेशन से। सपोज करें एक हमारे पास है इंसिडेंट वेव, इंसिडेंट वेव होती है। सपोज करें ये इंसिडेंट वेव है और ये जा रही है टुवर्ड्स राइट। ठीक है, इसको आप कहेंगे कि इसकी ये इंसिडेंट वेव है और ये इंसिडेंट वेव किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है। अब इस इंसिडेंट वेव की जो इक्वेशन होगी, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये y1 कहलाएगा, और y1 जो होगा ये हो जाएगा, सॉरी, इसके एम्पलीट्यूड को आप कह लें a1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एम्पलीट्यूड a। तो ये हो जाएगा y1 इज इक्वल टू a नॉट साइन kx माइनस ओमेगा इंटू टी। ये एक प्रोग्रेसिव वेव है जो किस तरफ जा रही है, टुवर्ड्स राइट जा रही है। अब एक है हमारे पास, एक है ये वेव वापस रिफ्लेक्ट करेगी, इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड वेव। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव क्या करती है, इस तरह से वापस आती है। ठीक है, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास बाउंड्री है। ठीक है, ये हमारे पास एक वॉल है, और आपको पता है वॉल जो होती है वो फिक्स एंड प्रोवाइड करती है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये जो वेव होगी ये रिफ्लेक्ट करेगी, और आपको पता है क्रेस्ट जो ट्रफ जो होगा वो क्रेस्ट बन जाएगा, और ये वेव इस तरह से वापस आएगी, इस तरह से। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टेड वेव। एक इंसिडेंट वेव होती है और दूसरी क्या होती है, रिफ्लेक्टेड वेव होती है। इंसिडेंट वेव टुवर्ड्स राइट जाती है, रिफ्लेक्टेड वेव टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगी। अब इसका भी एम्पलीट्यूड यही है, लेकिन इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू a नॉट साइन kx प्लस ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब एक इंसिडेंट वेव है, रिफ्लेक्टेड वेव है। अब ये आपस में क्या होंगी, ये होंगी कंबाइन। अब ये वेव्स इस तरह से एक स्टेशनरी वेव बनाएंगी। अब इनको मैं कंबाइंड वेव को बनाता हूं। ये आप समझ लें कि ये वॉल है, ठीक है, दीवार है। अब इसमें ये इंसिडेंट वेव इस तरह से आ रही है, ये इंसिडेंट वेव इस तरह से आ रही है। इंसिडेंट वेव है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होके ये इस तरह से आएगी, और ये वेव्स इस तरह से कंबाइन होके
एक वेव बनाएंगे, ये बन जाएगी स्टेशनरी वेव। इस स्ट्रिंग के अंदर इस तरह की एक वेव बनेगी जिसको कहा जाएगा स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव आप कहोगे। ये बन गई, ठीक है। इसमें एक होती है इंसिडेंट वेव जो टुवर्ड्स राइट जाती है, और एक होती है रिफ्लेक्टेड वेव जो टुवर्ड्स लेफ्ट जाती है। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव इस तरह से कंबाइन होके एक वेव जनरेट करती है जिसको कहा जाता है कि ये जो है वो स्टेशनरी वेव है। चार्जर होगा, चार्जर। तो देखिए इस तरह से ये जो वेव बनती है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये पार्टिकल्स जो होते हैं, ये पार्टिकल इस तरह से रेस्ट में रहते हैं। देखिए ये पार्टिकल जो होते हैं ये बिल्कुल भी इस तरह से वाइब्रेट नहीं कर रहे, आप इनको देख सकते हैं। ये देखिए ये एक ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहते हैं, जबकि बाकी पार्टिकल्स को आप देख ले, बाकी अगर पार्टिकल्स को देख लें कि ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करता है, ये पार्टिकल इस तरह से वाइब्रेट करेगा। आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है, सब पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अनइक्वल है। देखिए ये डिफरेंस है बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव। प्रोग्रेसिव वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के सब पार्टिकल्स जो होते हैं वो इक्वल एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, और जहां जहां तक प्रोग्रेसिव वेव जाती है वहां तक कोई भी एक ऐसा सिंगल पार्टिकल भी नहीं होता जो वाइब्रेट नहीं करता। सब के सब पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी वेव होती है, ये जिस मीडियम से गुजरती है उस मीडियम के कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहते हैं। बाकी पार्टिकल ऐसे होते हैं, जैसे ये सेंटर वाला पार्टिकल आप देख लें, ये जो सेंट्रल पार्टिकल होता है ये, इस पार्टिकल को देखें सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं ये पार्टिकल, ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करते हैं, और कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो रेस्ट में रहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव जो स्टेशनरी वेव बनाती है, वो स्टेशनरी वेव एक तो बाउंडेड होती है, ये दो बाउंड्रीज के अंदर होती है। ठीक है, प्रोग्रेसिव वेव इस तरह से बाउंडेड नहीं होती, ये इस तरह से ट्रेवल करती है। एक तो ये एक बाउंड्री के अंदर रहती है, उस पर्टिकुलर बाउंड्री से बाहर नहीं जाती। ये वेव्स पैदा होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर, ये ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो तारें लगी होती हैं जैसे गिटार वगैरह के अंदर, उसको जब इस तरह से तारों को इस तरह से जो है वो छेड़ा जाता है तो उसके अंदर इस तरह से स्टेशनरी वेव बनती है। और आपको पता है उन तारों के दोनों एंड्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, और उनके ऊपर जो है वो स्क्रूज वगैरह लगे होते हैं, तो वो एक बाउंड्री के अंदर होती है। ठीक है, तो ये बन गई हमारे पास जो है वो एक स्टेशनरी वेव। अब इसमें ऐसी पार्टिकल जो रेस्ट में होते हैं उनको नोड्स कहा जाता है। ये पार्टिकल जो रेस्ट में रहते हैं इनको कहा जाता है नोड्स। ठीक है, और ऐसे पार्टिकल जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तय करते हैं इनको कहा जाता है एंटी नोड्स। ठीक है, नोड्स मीन्स पार्टिकल एट रेस्ट। जो पार्टिकल रेस्ट में होता है उसको नोड कहा जाता है, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है 0। और यहाँ पे ठीक है पार्टिकल वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इधर वेव। किसी भी एक वेव के एम्पलीट्यूड से डबल, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल होंगे इनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 2a होगा।
ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो होता है ये ट्वाइस ऑफ ए हो जाता है। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला होगा कि एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा, एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास स्टेशनरी वेव। तो स्टेशनरी वेव के अंदर दो तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बात ये कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से पैदा होती है, और ये दो प्रोग्रेसिव वेव की प्रोडक्शन है कि जैसे नल या जीरो वेक्टर भी दो वेक्टर की रिजल्ट है, बिल्कुल इसी तरह से जो स्टेशनरी वेव है, स्टेशनरी वेव जो होती है ये भी दो प्रोग्रेसिव वेव की प्रोडक्ट है। दो प्रोग्रेसिव वेव्स जो होती है वो आपस में मिलके स्टेशनरी वेव बनाती है। और ये एक ऐसी वेव बनती है जो एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर बाउंडेड होती है, ये एक बाउंड्री के अंदर होती है। और ये वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली रेस्ट में होते हैं, जबकि कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं। जो पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं उनको एंटी नोड्स कहा जाता है। जो पार्टिकल रेस्ट में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है नोड्स। तो इसके अंदर नोड्स और एंटी नोड्स बन जाते हैं। और ये किसकी सुपरपोजिशन है, ये सुपरपोजिशन है दो प्रोग्रेसिव वेव्स की। अब अगर इसकी इक्वेशन आप देखें, देखिए जैसे इस प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये, इस प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन ये, इसका मकसद है यहाँ पे दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हुई है। ठीक है, अगर दोनों वेव्स आपस में कंबाइन होंगी तो इनका रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड होगा इज इक्वल टू y1 प्लस हो जाएगा y2, क्योंकि आपको पता है सुपरपोजिशन के अंदर अलजेब्रिक सम होता है। तो आप कहोगे ए नॉट साइन kx माइनस ओमेगा इंटू टी प्लस हो जाएगा ए नॉट साइन kx प्लस ओमेगा इंटू टी, दोनों को करेंगे कंबाइन। अब अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए नॉट कॉमन, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा साइन। इसको कर लें आप, मैथमेटिक्स के अंदर सपोजिशन होती है, सपोज करें ये अल्फा के बराबर है और ये टर्म बीटा के बराबर है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन अल्फा प्लस आप कर सकते हैं साइन बीटा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक फार्मूला इस्तेमाल होता है फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर, होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये मेडिकल वालों का फार्मूला पढ़ा हुआ नहीं होगा, तो ये होता है साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अब इसको उसके ऊपर हम जो है वो करेंगे सॉल्व। उसके ऊपर सॉल्व करने के बाद यूजिंग साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फार्मूला, उसके बाद अगर इसकी रिजल्ट हम देखेंगे तो रिजल्ट हो जाएगी हमारे पास y इज इक्वल टू 2a नॉट cos, मैं इसकी इक्वेशन भूल गया, किताब दीजिए सिंधु। ये इक्वेशन इसकी बनती है 2a नॉट cos समथिंग है, यूजिंग साइन अल्फा प्लस साइन बीटा को इस्तेमाल करने के बाद ये इसकी इक्वेशन बनती है। ठीक है, और इसी इक्वेशन के ऊपर होता है 2a नॉट साइन के एक्स, 2a नॉट साइन के एक्स, ये आ जाएगा एक टर्म, और दूसरा आ जाएगा cos ओमेगा इंटू टी। ठीक है, ये फार्मूले से आता है। अब आपके माइंड में होगा कि ये हमारे पास cos कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो नहीं है, ये cos कहाँ आया, ये आता है साइन अल्फा प्लस बीटा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपान 2 इंटू cos अल्फा समथिंग होता है ये फार्मूला। तो उस फार्मूले के अंदर cos आता है, इसलिए फाइनल जो इक्वेशन है उसके अंदर cos आ जाता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई इक्वेशन, जिसके मुताबिक आप कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2a0 साइन kx इंटू कॉस ओमेगा इंटू टी। ये इक्वेशन किसकी है? ये इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है। ये आपके पास जो इक्वेशन आ गई है, ये इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है। क्योंकि ये किसकी कॉम्बिनेशन से बनी है? दो दो प्रोग्रेसिव वेव की कॉम्बिनेशन से क्या बनी है? स्टेशनरी वेव की इक्वेशन बनी। आप कहोगे कि ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ये इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव है। अब आपको पता है कि जिस तरह से कल मैंने आपको कहा था कि हर इक्वेशन के अंदर ये जगह किसकी होती है? एम्पलीट्यूड की होती है, और ये वेव फंक्शन है। अब इसी तरह से अगर हम देखें स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव के दरमियान फर्क क्या है, इसकी इक्वेशन को देखें, प्रोग्रेसिव वेव की और स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को देखें। इसका शेप साइन वाला होता है, इसके अंदर शेप के अंदर आ गया है कॉस, मीन्स फेज में तब्दीली आ जाती है। हम कहते हैं कि फेज के अंदर तब्दीली आ जाती है, जबकि इसका एम्पलीट्यूड ए है। एम्पलीट्यूड ए होने का मकसद है कि जब ये वेव किसी भी मीडियम से गुजरती है तो हर मीडियम का, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ए नॉट होता है, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ पे देख ले, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है यहाँ पे कि ये एम्पलीट्यूड आ जाता है। ये फैक्टर किसको जाहिर करता है? एम्पलीट्यूड को। और इसका मकसद है एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन एक्स, मीन्स एम्पलीट्यूड ऑफ ईच पार्टिकल इज नॉट सेम। इसका मकसद है हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। देखें एम्पलीट्यूड कैसे एक्स पे डिपेंड करता है, ये देख ले। इस पार्टिकल का x1 है, ये इसका देखें एम्पलीट्यूड कम है। अब इस पार्टिकल का x2 बन गया, एम्पलीट्यूड देखें पहले से इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है। और इस पार्टिकल का x देख ले, इस पार्टिकल का x3 है। तो देखें जैसे जैसे पार्टिकल का x चेंज होता है उसका एम्पलीट्यूड भी क्या होता है? डिफरेंट होता है। मींस एम्पलीट्यूड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड जो होता है वो डिपेंड करता है x पे। देखिए ये यहाँ पे आ गया कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? एम्पलीट्यूड डिपेंड करता है x पे, ठीक है, जबकि प्रोग्रेसिव वेव का एम्पलीट्यूड x पे डिपेंड नहीं करता। इसका मकसद है प्रोग्रेसिव वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उसके हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, जबकि स्टेशनरी वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता। कुछ पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 होता है, वो कंटिन्यूसली रेस्ट में होते हैं, वो कभी भी वाइब्रेट नहीं करते। ऐसे पार्टिकल को नोड्स कहा जाता है। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं, जिसको एंटी नोड्स कहा जाता है, ठीक है। नोड्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं? एंटी नोड्स होते हैं, ठीक है। और ये इसकी इक्वेशन है। प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव की इक्वेशन के अंदर भी फर्क है, उनकी इक्वेशन एक जैसी नहीं है, उनकी इक्वेशन जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास इस तरह से। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है। इसका मकसद है जो फ्रीक्वेंसी इन दोनों की होगी वही फ्रीक्वेंसी इसकी होगी। नो चेंज ऑन फ्रीक्वेंसी। दो प्रोग्रेसिव वेव्स जब मिलके एक स्टेशनरी वेव बनाते हैं तो उस स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी वही होती है जो उसको बनाने वाले की। फॉर एग्जांपल इसकी 10 हर्ट्ज, इसकी 10 हर्ट्ज, तो इसकी भी क्या हो जाएगी? 10 हर्ट्ज होगी।
और वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं होता। सपोज करें इसकी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी 10 सेंटीमीटर, तो इसकी भी 10 सेंटीमीटर। फर्क किस पे आता है? फर्क आता है सिर्फ एम्पलीट्यूड पे, कोई फर्क नहीं आता फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एंड wavelength of stationary wave is same as frequency and wavelength of two waves। ठीक है, दो वेव्स के बराबर होती है, जबकि एम्पलीट्यूड of each particle depends upon distance x। ठीक है, ये डिस्टेंस x पे बनता है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए बेटा, अब हम करते हैं कि इसके अंदर जो नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं उनकी पोजीशन हम देखते हैं कि इसके अंदर नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ पे बनते हैं। देखें, यहाँ पे x जीरो होता है बेटा, इनिशियल पॉइंट पे x क्या होता है? जीरो। देखिए, x जब जीरो होता है तो नोड होता है, x जब हाफ लेमडा होता है नोड होता है, x जब लेमडा होता है तो नोड होता है, x जब 2 लेमडा होता है या 1.5 लेमडा होता है तो नोड होते हैं। अब ये नोड और एंटी नोड की पोजीशंस है, आप निकाल सकते हैं नोड्स की और एंटी नोड्स की पोजीशन आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, उसके बाद हम निकालते हैं नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशंस। ठीक है, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव हो गई, ये इस तरह से जा रही है। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी, ये हो जाएगी हमारे पास रिफ्लेक्टेड वेव। ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों की वजह से ये बनी स्टेशनरी वेव। अब इसके अंदर ये होता है नोड 1, ये होता है नोड 2, ये होता है नोड 3 और ये होता है हमारे पास नोड 4। चार नोड्स बने, डेढ़ वेवलेंथ के अंदर चार जो है वो नोड्स बने। और ये होते हैं हमारे पास एंटी नोड्स। ये हमारे पास होता है एंटी नोड 1, ये होता है हमारे पास एंटी नोड 2, ये होता है हमारे पास एंटी नोड 3। ठीक है, ये नोड्स और एंटी नोड्स बने। अब देखें, इसकी पोजीशन हम करते हैं, पहले करते हैं हम पोजीशन पोजीशन ऑफ नोड के, नोड की पोजीशन कौन सी होगी, किस किस पॉइंट पे नोड बनेगा। देखिए बेटा, आपको पता है कि नोड वहां पे होता है
नोड वहां पे होता है जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, ठीक है। वेयर एम्पलीट्यूड जो होता है, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू 0, जहां पे नोड बनता है वो पार्टिकल रेस्ट में होता है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, 0 होता है। अब इस इक्वेशन के अंदर फार्मूला देखें, ये फार्मूला एम्पलीट्यूड का। अब एम्पलीट्यूड का फार्मूला यहाँ पे आप लिखें, ठीक है। एम्पलीट्यूड का फार्मूला आपके पास स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड जो होता है उसका फार्मूला होता है 2a0 साइन ए एक्स, ठीक है। अब इसका मकसद है कि नोड की जगह पे एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए और ये एम्पलीट्यूड का फार्मूला है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड को होना चाहिए 0, मीन्स एम्पलीट्यूड होगा 0 तब व्हेन साइन के एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि साइन के एक्स की वैल्यू 0 होगी। 0 इंटू 2a0 क्या हो जाएगा, 0। इसका मकसद है कि नोड जहां पे होता है वहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है। एम्पलीट्यूड 2a0 को 0 होने के लिए जरूरी है कि साइन के एक्स 0 हो, और 0 जब मल्टीप्लाई होगा 2a0 के साथ तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0। और आपको पता है कि साइन के एक्स 0 तब होता है व्हेन के एक्स की वैल्यू 0 हो, पाए हो, 2 पाए हो, 4 पाए हो, इस तरह से। अगर के एक्स की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक है, तो साइन 0 0 के बराबर होगी, और 0 इंटू 2a0 0 होगा, ठीक है। तो अगर साइन की वैल्यू पाए रखेंगे 180, तो साइन 180 0 होगा। मीन्स नोड की पोजीशन, नोड की पोजीशन के लिए के एक्स की वैल्यू ये है कि अगर पूछा जाए कि के एक्स की वैल्यू कौन सी होगी नोड की पोजीशन के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं, ये हमारे पास है नोड की पोजीशन के लिए के एक्स की वैल्यू, ठीक है। ये होती है के एक्स की वैल्यू। अब आपको पता है कि अगर हम फर्स्ट नोड की पोजीशन निकालें, फर्स्ट नोड के लिए आपके पास हो जाएगा के एक्स इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट नोड का सेकंड नोड, थर्ड नोड, फोर्थ नोड, इस तरह से होगा। के होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स हो जाएगा 0 इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई, तो एक्स हो जाएगा 0। मीन्स फर्स्ट नोड की पोजीशन के लिए एक्स होगा 0। ये आपको पता है, यहाँ पे x1 0 है, ये देखें ये 0 पोजीशन पे, यहाँ से x शुरू होता है इस तरह से, तो ये हो जाएगा x0। अब सेकंड नोड है, सेकंड नोड कहाँ पे बनेगा, सेकंड नोड बनेगा जब के एक्स की वैल्यू हो जाएगी पाई। के की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स, पाई, पाई गया पाई में, एक्स इज इक्वल टू इस तरफ जाएगा लेमडा अपॉन 2, तो ये सेकंड नोड की पोजीशन है। x1 है, इसको 2 कर दें, ये हो जाएगा 2। देखिए आप देख सकते हैं इसके अंदर फर्स्ट का x1 0 है, सेकंड का देखें, सेकंड का x2 लेमडा अपॉन 2 के बराबर है, ठीक है। अब थर्ड की पोजीशन निकाले, थर्ड की, थर्ड नोड, थर्ड नोड कहाँ पे होगा, जहां पे के एक्स की वैल्यू, के एक्स की वैल्यू 2 पाई आएगी। के एक्स होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 पाई, 2 पाई 2 पाई में एक्स इज इक्वल टू लेमडा। ये आ गई पोजीशन।
कि किस किस पोजीशन पे नोड बनेगा। x3 कर ले इसको, क्योंकि थर्ड नोड है। ये हो जाएगा x3। ठीक है, ये थर्ड नोड है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास थर्ड नोड है, और थर्ड नोड का जो डिस्टेंस है ये कितना है, x3 इज इक्वल टू लेमडा है। तो आप इस तरह से पोजीशन निकाल सकते हैं। जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ नोड। पोजीशन ऑफ नोड का जनरल फार्मूला आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 लेमडा अपॉन 2 लेमडा 3 लेमडा अपॉन 2 2 लेमडा, इस तरह से। ठीक है, इन पोजीशंस पे नोड होंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं पोजीशन ऑफ एंटी नोड। पोजीशन ऑफ एंटी नोड। एंटी नोड की पोजीशन क्या होती है, देखें बेटा। अब देखें, अब एंटी नोड होता कहां पे। देखें बेटा, एंटी नोड का मकसद है कि वेयर एम्पलीट्यूड जो होता है वो जीरो होना, सॉरी डबल होना चाहिए। एम्पलीट्यूड 2a0 होना चाहिए, क्योंकि एंटी नोड वहां पे होता है जहां पे कंस्ट्रक्टिव होता है, तो वहां पे 2a0 होगा। तो आपको पता है एम्पलीट्यूड का फार्मूला कौन सा है। एम्पलीट्यूड का फार्मूला है 2a0 साइन के एक्स। तो एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा 2a0 वेन साइन के एक्स की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि अगर 2a0 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे तो जवाब 2a0 आएगा। और साइन के एक्स की वैल्यू 1 तब आएगी जब वेन के एक्स इज इक्वल टू, देखिए साइन 90 होती है पाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए 90 जो होती है ना पाई बाय 2 होती है, और मेरे ख्याल में उसके बाद हो जाएगा 273 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरह से होगी कि साइन 90 है 270 है या इस तरह से। तो साइन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो ये आपके पास आ गई के की वैल्यू, सॉरी के एक्स की वैल्यू। एंटी नोड्स के लिए ये के एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आप निकालें फर्स्ट की। फर्स्ट एंटी नोड, फर्स्ट एंटी नोड की पोजीशन आप देखें। फर्स्ट एंटी नोड के लिए के एक्स वन इज इक्वल टू होना चाहिए पाई बाय 2। ये होता है 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू x1 इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई पाई में x1 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये आ गई आपके पास x1 की वैल्यू लेमडा अपॉन 4। देख सकते हैं आप ये किस जगह पे है, इसको आप देख सकते हैं लेमडा अपॉन 4 पे है। ठीक है, ये हो जाएगा, या ये ग्रीन कलर पहले है। देखिए ये हो जाएगा बेटा इसका, आप देख सकते हैं ये लेमडा अपॉन 4 पे, 1/4 ऑफ लेमडा पे। अब आप निकाल सकते हैं सेकंड एंटी नोड। सेकंड एंटी नोड वहां पे होगा जहां पे के एक्स की वैल्यू, के एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, 3 पाई अपॉन 2। 3 पाई अपॉन 2, तो के एक्स हो जाएगा, सॉरी 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 3 पाई अपॉन 2। पाई जाएगा पाई में x2
x2 हो जाएगा 3 लैम्डा/4, 3/4 ऑफ द लैम्डा होगा। ये आ जाएगा इस तरह से। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका सेकंड, 3/4 ऑफ लेमडा पे आ गए। ठीक है, इसी तरह अब मैं जनरल कंडीशन इसकी लिख देता हूं। जनरल कंडीशन इसकी ये होगी कि वहां पे होगा जहां पे x जो होगा, x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा λ/4, 3 λ/4, 5 λ/4, इस तरह से हो जाएगा आगे। तो ये हो जाएगी किसकी पोजीशन, ये हो जाएगी पोजीशन ऑफ एंटी नोड। तो ये हो गई पोजीशन ऑफ नोड। एंटी नोड के नोड की पोजीशन कैसे होती है और एंटी नोड की पोजीशन कैसे होती है। अब आखिरी बात है इसके अंदर, इसके अंदर पहली बात ये होती है, देखिए नोड और नोड के दरमियान डिस्टेंस आधी का है, नोड और नोड के दरमियान आधी वेवलेंथ का डिस्टेंस है। एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान आधी वेवलेंथ का जो है वो फर्क है। देखिए नोड और नोड के दरमियान आधा, एंटी नोड और एंटी नोड के दरमियान कितना डिस्टेंस है, आधी वेवलेंथ का है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes or anti nodes is equal to λ/2। सेकंड इसकी पॉइंट होगी। सेकंड पॉइंट लिख देता हूं मैं, फिर बता देता हूं आपको वहां पे। डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive nodes, node and anti-node is equal to λ/4 होगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान λ/4 एंटी नोड और नोड के दरमियान λ/4 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी स्टेशनरी वेव कंप्लीट होती है। अब इसको देखते हैं हम कि ये बनती कैसे है। ठीक है, डायरेक्ट लगना ना। ये ना